हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने कल हिंदी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जाने थे, जैसे हिंदी के शब्द के बारे में। जैसे फारसी भाषा का शब्द था, ईरानियों ने दिया था। और कुछ बोलियों के बारे में जाना था, बोली और भाषा के बारे में। और जो मतलब जो 7 पार्ट हैं अपभ्रंश के, वो भी उसके बारे में परिचय दिया आपको। तो आइए उसके आगे हम आज जानेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, और भाषा का क्या महत्व है, और बोली का क्या महत्व होता है। तो उससे कुछ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिर। तो आज हिंदी का पार्ट 2 है आज, और जानेंगे भाषा और बोली। सबसे पहले जानते हैं भाषा। तो मनुष्य के विचारों और भावनाओं को जो अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है। जैसे मेरे कोई विचार है, कोई भावना है, तो मैं उनको किसी से कहूँ तो इस भाषा के जरिए कहते हैं, तो वही भाषा होती है। और उसके बाद बता देता हूँ कि मनुष्य के विचारों उठा के देखो, विचारों और भैया। हाँ समझ गए। तो दोस्तों, मनुष्य के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है, यही भाषा है। और इसके बाद जानते हैं बोली। तो बोली क्या होती है कि भाषा के जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको बोली कहते हैं। मैंने कल बताया भी था। जैसे कई क्षेत्रों में अलग अलग बोली होती हैं। जैसे कन्नौज की तरफ कन्नौजी बोली है, और हमारा जैसे मथुरा की तरफ अलग बोली है, खड़ी बोली। और जैसे अब राजस्थान है तो वहाँ की अलग बोली है। तो इस प्रकार भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो ये 2 परिभाषाएं, भाषा की और बोली की। तो इन दोनों को नोट कर लो। उसके बाद फिर आगे इनके अंतर समझेंगे कि भाषा में क्या अंतर है और बोली में क्या अंतर है, क्या महत्व है इन दोनों का। तो एक तरफ हम भाषा लिख लेते हैं और दूसरी तरफ लिख लेते हैं बोली, और 2 पार्ट कर लेते हैं इसके। तो दोस्तों, क्या होता है कि भाषा में साहित्य की प्रचुरता होती है। इसमें नंबर 1, भाषा में साहित्य की प्रचुरता होती है, और बोली में क्या होता है, साहित्य का अभाव रहता है।
बोली में साहित्य का अभाव रहता है दोस्तों। तो इसमें क्या है, साहित्य की प्रचुरता रहती है और बोली में क्या होता है, अभाव रहता है उसका। दूसरा बिंदु क्या है कि जो भाषा का क्षेत्र है वो व्यापक है, यानी जो भाषा का क्षेत्र है वो फैला हुआ है। और बोली, जो बोली का क्षेत्र होता है, बोली ये होती है, बोली क्षेत्र तक ही सीमित है, बोली क्षेत्र तक ही सीमित है। तो दो बिंदु देखे आपने, इसमें क्षेत्र इसका बड़ा क्षेत्र होता है और जो बोली है इसका क्षेत्र सीमित रहता है। जहाँ क्षेत्र की बोली होगी वहीं तक रहेगी, उस क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में जाओ दूसरी बोली हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है कि भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। भाषा में क्या है, भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। बोली को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, तो इसलिए उसे वाणी में समाहित नहीं कर सकते। तो बोली को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों। तो जो भाषाएं होती हैं वो लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की होती हैं। यानी जो भाषा है वो लिखित और मौखिक दोस्तों भाषा होती है लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से होती है, लेकिन जो बोली होती है वो सिर्फ मौखिक होती है। बोली सिर्फ मौखिक रूप से होती है। इसका एक बिंदु और है पांचवा, जैसे भाषा में क्या होता है कि व्याकरण के नियम जो होते हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं। भाषा में व्याकरण के नियम लागू होते हैं, जबकि बोली में क्या होता है, बोली में व्याकरण का कोई नियम लागू नहीं होता। तो दोस्तों ये रहा भाषा में और बोली में अंतर। तो एक लाइन में आपको समझा देता हूँ कि भाषा में साहित्य की प्रचुरता रहती है, तो इसमें साहित्य क्या अभाव रहता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक है, तो ये क्षेत्र तक ही सीमित है बोली। भाषा में अनेकों बोलियां हो सकती हैं
और ये बोली को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता। उसके बाद में जो भाषा है वो लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से होती है। तो जो बोली है सिर्फ मौखिक रूप से होती है। उसके बाद में 5वां पॉइंट है, भाषा में व्याकरण के नियम लागू होते हैं और बोली में व्याकरण का कोई नियम लागू नहीं होता। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे भाषा और बोली के अंतर के, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं फिर आगे की ओर। देख आपको सभी को साफ दिख रहे हैं ना ये? दोस्तों आप बताइए ये हिंदी है, ये किस परिवार का हिस्सा है? बताइए आप कमेंट करके। तो आइए आपको बता दें कि हिंदी है जो वो बहुरूपीय परिवार का हिस्सा है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पेपर में आ जाता है। जो हिंदी है वो बहुरूपीय परिवार का हिस्सा है। बहुरूपीय यानी भारत प्लस यूरोप। तो ये बहुरूपीय परिवार का हिस्सा है, भारत प्लस यूरोप। तो इन दोनों से मिलके ये बहुरूपीय शब्द बना है। तो आइए जानते हैं। तो भारत में 4 भाषा परिवार तो ये है ही है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। तो भारत में दोस्तों 4 भाषा परिवार हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो होती है बहुरूपीय। ये आपकी होती है 73%। ठीक है दोस्तों, ये 73% होती है। उसके बाद में ये आपकी द्रविड़ बोली जाती है, ये 25%। और एक होती है आपकी, एक होती है आपकी ऑस्ट्रिक भाषा और एक होती है आपकी चीनी यानी तिब्बती। वही एक ऑस्ट्रिक भाषा हुई आपकी और एक चीनी भाषा है। तो ये आपकी 1.3%, ये आपकी होगी 0.7%। तो दोस्तों हमने ये जाना कि हिंदी बहुरूपीय परिवार का हिस्सा है, भारत प्लस यूरोप से मिलकर बना है। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। सबसे पहला परिवार है बहुरूपीय परिवार, इसमें 73% बोली जाती है लैंग्वेज। उसके बाद में द्रविड़ 25% बोली जाती है और उसके 3rd नंबर पर ये ऑस्ट्रिक आती है, तो 1.3% बोली जाती है। उसके बाद में 4थे नंबर पे चीनी तिब्बती है, वो 0.7% बोली जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में आते ही रहते हैं, तो इन्हें नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं बहुरूपीय परिवार क्योंकि इम्पोर्टेंट है, 73% बोली जाती है लगभग। तो बहुरूपीय परिवार की जो शाखाएं हैं लैंग्वेज 10 प्रचलन में है। बहुरूपीय परिवार की शाखा आता है, 10 शाखाएं और प्रचलन में है वो। तो इनके क्या है, 2 वर्ग हैं इनके।
हाँ दोस्त, थोड़ा ऐसा है, क्या है, थोड़ा ड्यूटी लेके आया हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले ही, इसलिए थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो 2 वर्ग हैं, तो एक को बोलते हैं हम सतम वर्ग। ठीक है दोस्तों, और इसको बोलते हैं हेतम वर्ग। तो इसमें क्या होता है, इसमें सा यानी इस आकार बहुला होता है ना, सा का इसमें प्रयोग होता है इस वाणी में, सा। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 भाषाएं आती हैं। एक आ गया भारत ईरानी भाषा, और आपकी आर्मेनी आ गई। ठीक है दोस्तों, ये आ गई आपकी आर्मेनी आ गई। एक आपकी अलखानी नाम आता है इसका। इस प्रकार की भाषाएं यह आती है इसमें सतम वर्ग में। और आपका जो फेतुम वर्ग है, इसमें आती है जर्मन, इटालिक, जर्मन हो गया, इटालिक हो गया, और आपका कौन सा ये वाला ग्रीक हो गया, और आपका एक यूरोपियन भाषा भी आ जाती है इसमें, यूरोपीय भाषा। तो दोस्तों इसमें सतम वर्ग है, इसमें जो सा होता है आकार बोला, ऐसी इसमें फेतुम में क्या होता है, इसमें फा होता है इसमें। और कहीं कहीं ऐसे फेतुम को कहीं कहीं किताबों में केतुम भी आ जाता है, केतुम वर्ग भी बोल देते हैं। तो इसमें ये आकार वाला क्षेत्र होता है इसमें। तो ये इसके 12वीं परिवार की शाखाएं 10, तो ये 2 वर्गों में बटी हुई हैं, एक सतम वर्ग, एक फेतुम वर्ग। और इन बिंदुओं को आप नोट करिए। मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में अधिकतम आते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम फालतू चीजों को आपको पढ़ाएं। तो बिंदुओं को नोट करो जल्दी से ना, पढ़ते हैं फिर आगे की ओर। दोस्तों अब आगे चलते हैं, हिंदी की उपभाषाएं जो उनके बारे में जानेंगे। तो हिंदी की उपभाषाएं वो 5 प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं। हिंदी की जो उपभाषा ये 5 है। तो सबसे पहले आती है पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पूर्वी हिंदी हो गया आपका, एक हो गया पहाड़ी हिंदी, एक आपका हो गया राजस्थानी हिंदी, और एक आपका हो गया बिहारी हिंदी। दोस्तों आपकी ये मतलब 5 उपभाषाएं हैं आपकी। तो ये उपभाषा तो आपकी 5 है, लेकिन इसके अंतर्गत 18 बोलियां रहती हैं इसके अंतर्गत। जैसे मैं आपको बता दूं, तो ये पश्चिमी हिंदी है, इसमें आपकी 5 हो गई, ठीक है ना। पूर्व हिंदी है, इसमें आपकी 3 हो गई। बिहारी हिंदी हो गई, इसमें 3 हो गई, ठीक है। पहाड़ी है, इसमें 3 हो गई, ठीक है ना। और जो राजस्थानी है, इसमें आपकी 4 हो गई। तो इनके उपभाग हैं, पश्चिम हिंदी के भी हैं, पूर्व हिंदी के भी हैं। वो फिर आपके लिए ज़्यादा डीपली हो जाएगा वो, तो मैं आपको यहीं तक बता रहा हूँ। ये हिंदी की उपभाषा 5 हो गई, और 5 ये उपभाषाएं जो इन्हीं के अंतर्गत, पश्चिम हिंदी के अंदर 5 प्रकार की बोलियां आती हैं, पूर्व के अंदर 3, ऐसे टोटल इसकी 18 बोलियां हैं ये हिंदी की भाषाओं की। तो ये पूछ लेता है कि
हिंदी उपभाषा की कुल बोलियां कितनी हैं, तो आपका जवाब रहेगा कि 18 बोलियां। और पूछ लेता है कि हिंदी की उपभाषा कितनी है, तो 5। ठीक है ना दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे की तरह, नोट कर लो आप इनको। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ जानेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण बिंदु। तो हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है ये। मैं कुछ मुख्य मुख्य से पॉइंट डाल दे रहा हूँ। इसमें डाल देता हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण बिंदु। संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी, जो हिंदी है संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। और हिंदी को विकास करने वाली भाषा वो कौन सी? अपभ्रंश। यानी अपभ्रंश के द्वारा ये विकसित हुई है हिंदी। तो अब हम कुछ और आगे जानेंगे हिंदी के बारे में। यही कुछ 2 मुख्य पॉइंट हैं और कुछ अलग से और महत्वपूर्ण बिंदु बता देते हैं। ये तो हिंदी के रहे। तो जैसे हड़ौती और ढोनाली है, वो पूर्वी राजस्थान की बोली है। और लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। तो ये कुछ अलग बिंदु हो गए। तो अब आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्णमाला। तो इस भाषा साहित्य में आपको जो भी यानी संशोधन की कोई भी मतलब कमियां दिखें तो आप कमेंट में जरूर बताना, जिससे हम वीडियो में संशोधन कर सकें। और जब पहला चैप्टर पढ़ाया है हिंदी का, और इसमें कोई थोड़ा भाषा साहित्य भी लिया है हमने, तो आप बताना किस प्रकार मतलब क्या मतलब इसका रिजल्ट रहा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियोस में नए चैप्टर वर्णमाला के साथ में। स्टडी विद देव चैनल को फॉलो जरूर करिए। ठीक है दोस्तों।